Hi everyone, this is Sonal Ratnawat. I am a company secretary by profession and pursuing with LLB first year. In continuation to our previous videos, आज का जो मेरा वीडियो है वो भी कंपनीज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेचुटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 139 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो स्टेचुटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के साथ डील करता है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है या इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि हर एक कंपनी को स्टेचुटरी ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। स्टेचुटरी ऑडिटर जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सबको प्रॉपर्ली चेक करता है और उसके बारे में अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जनरल पब्लिक के सामने रखता है। अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जो मैनेजमेंट है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन लोग को देता है और उनके लिए कंपलसरी होता है कि कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें वो उस रिपोर्ट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करके रखेंगे ताकि लोग जो है जो मेंबर्स आएंगे वो उन जो स्टेटमेंट्स के साथ उस रिपोर्ट को भी प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे और किसी भी तरीके का डिसीजन जो अगर उन्हें लेना होगा वो रिपोर्ट के बेसिस पर लेंगे। तो ये जनरली जो है सेक्शन 139 में बताया गया है कि स्टेचुटरी ऑडिटर क्या होता है। अब स्टेचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी है, तो स्टेचुटरी ऑडिटर का अगर मैं बोलूँ अपने लेवल पे तो स्टेचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर एक जनरल बंदा है और वो किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ऐसी क्या चीज़ है वो जो देखता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो मैं देखूंगी, क्योंकि मैं अगर अपना पैसा वहाँ लगा रही हूँ तो बदले में मैं चाहती हूँ कि कंपनी मुझे प्रॉपर डिविडेंड दे, इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो मैं जब अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करूँगी तो मैं ये चाहूँगी कि कंपनी उसके बदले में मुझे डिविडेंड दे। लेकिन अब ये मैं चीज़ कैसे पता लगा पाऊँगी कि मुझे कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो कि वो इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हो कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करने के साथ साथ एक्सपेंशन के लिए भी पैसा रख ले और मुझे जो है वो डिविडेंड्स भी डिक्लेयर कर दे। ये सब मुझे जो मैं चेक करूँगी बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो चेक की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि अगर एक लेमैन है जिसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने ही नहीं आते हैं, जनरली अगर मेरे सामने भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेगा तो मैं अभी उसे नहीं पढ़ सकती हूँ, और या फिर किस तरह से वहाँ डेटा किस तरह से लिया गया है, शेयर कैपिटल क्या होती है, रिजर्व से सरप्लस में पैसे कैसे डाले गए हैं, एक्सपेंसेस क्या है, अदर एक्सपेंसेस क्या है, किस तरीके से उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आज की तारीख में अगर मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती हूँ तो मैं नहीं पता लगा सकती हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। लेकिन इसीलिए जो है स्टेचुटरी ऑडिटर की जो रिपोर्ट जो होती है ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि स्टेचुटरी ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट बनाता है वो कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको प्रॉपर चेक करता है, उनको प्रॉपर रिव्यू करता है, उनका एक पार्शली विदाउट पार्शल मतलब पार्शलिटी नहीं रखते हुए वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट को सबके सामने रखता है। अब हम जैसे जो जनरल लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर हम लोग अपना कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं तो हम कंपनी की बेसिकली जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो चेक करेंगे कि ऑडिटर रिपोर्ट में जो है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कंपनी जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है नहीं कर रही है, या कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी के अंदर जो डेटा डाला हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो करेक्ट है या नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग जो है उसके थ्रू चेक करेंगे वो उसके रिपोर्ट्स के थ्रू। तो इस तरह से ना सिर्फ कंपनी के लिए, और ये जो स्टेचुटरी ऑडिटर की रिपोर्ट है वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है, मेंबर्स एज वेल एज कंपनी। मेंबर्स को स्टेचुटरी ऑडिटर के रिपोर्ट्स के थ्रू जो है कंपनी की ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट जो है वो पता चल जाती है, कंपनी किस तरह से वर्किंग कर रही है, कंपनी का जो क्या है काम जो है वो किस तरह से कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है नहीं, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। और इसीलिए कंपनी के लिए भी बहुत चीज़ आसान हो जाती है कंपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन लोगों को बताना, कि कंपनी जो रिपोर्ट है जनरली वो रख देती है और लोगों को रिपोर्ट पढ़ के ही उन्हें पता चल जाता है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है नहीं, कंपनी ट्रांसपेरेंटली कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, अपने रिसोर्सेज का ट्रांसपेरेंटली यूज़ कर रही है नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें जो है वो लोगों को भी या जो मेंबर्स हैं उन लोगों को भी पता चल जाती है। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑडिटर की रिपोर्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है और मेंबर्स के लिए भी जो है बेनिफिशियल है। और आज जो लोग हैं जो बड़ी कंपनीज है उनकी तो
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होती है, तो वो पढ़ के भी हम लोग आसानी से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस जो है या कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, रन कर रही है, वो हम लोग जो ईजिली पता लगा सकते हैं। तो जनरली इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है कंपनीज के अंदर किया जाता है। अब आ जाता है कि क्यों किया जाता है, वो हम लोग जान चुके हैं कि क्यों किया जाता है, किस तरह के से स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो हम लोग अब जो है वो डिस्कस करेंगे। कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, पहले होते हैं कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर। कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जनरली एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज वो जो है रेजोल्यूशन पास करके कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देंगे, जिनका टेन्योर कंपनी के जिस दिन अपॉइंटमेंट किया जाएगा तब से लेकर कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक उनका टेन्योर रहता है। और इसके लिए जो है कोई स्पेशल कंप्लाइंसेज आरओसी या अदर कोई कंप्लाइंसेज हमें फॉलो भी नहीं करनी पड़ती है, और जनरली बस वो रेजोल्यूशन के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद आता है कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगी कि विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन का विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना रहता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं या किसी रीजन से किसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो वो इसका इंटीमेशन जो अपने मेंबर्स को दे देते हैं, और उसके बाद कंपनी के जो मेंबर्स है विद इन 90 डेज जो है उनका अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देंगे। फिर आ जाता है हमारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो रेजोल्यूशन पास करके, और इसका जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिनका टेन्योर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन से लेकर 6th एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक रहता है, यानी 5 साल के लिए ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। अब इसमें आरओसी की कुछ कंप्लाइंस रहती है, यानी आरओसी का एक फॉर्म ADT 1 होता है जो हम लोग को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के विद इन 15 डेज़ के अंदर जो है हमें अपलोड करना पड़ता है, फाइल करना रहता है, और इसके अंदर ऑडिटर की कंसेंट लगती है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर लगता है, और ये सब डॉक्यूमेंट जो अटैच होकर फॉर्म के जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो इस तरह से बस एक जनरल कंप्लाइंस है कि ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके विद इन 15 डेज आप ADT 1 फाइल कीजिए और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की सारी कंप्लाइंसेज जो है वो पूरी हो जाती है। अब आ जाता है कि ऑडिटर का हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है। अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले हमें ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ता है कि जिस बंदे को या जिस फर्म को या इंडिविजुअल को, मैं ये चीज़ यहाँ पर और आप लोग के सामने क्लियर कर दूंगी कि हम एक इंडिविजुअल को भी एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, और एक फर्म को भी, एक ऑडिटर फर्म को भी एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम अब दोनों को ही अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम दोनों उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना रहेगा कि वो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। उसके लिए हम लोग को जो है कंपनीज एक्ट का ही जो सेक्शन 139 है, इसी के अंदर उसकी जो बताई गई है कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वो क्राइटेरिया अगर कंडीशंस हैं जो वो पूरी करता है अगर, तो एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। बेसिक एक मेन कंडीशन है कि वो CA, दैट मीन्स वो एक मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, और अदर कंडीशंस भी अगर वो फुलफिल करता है तो हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट करने के लिए हमें उसकी कंसेंट जो है वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिस्पेक्ट में हम उसको एक जनरल लेटर बनाकर भेजते हैं कि हम आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर जो अपॉइंट करना चाहते हैं, और अगर आप इसके लिए, हमने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लिया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए रेडी हैं, तो प्लीज़ इसके रिस्पेक्ट में अपनी कंसेंट दीजिए। और जब वो अपनी कंसेंट दे देता है तो हम लोग जस्ट फिर उसको जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं, और इस तरह से ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट हो जाता है। अब जनरली अगर हम प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो इसका जो कितने टर्म के लिए वो किया जा सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई प्रोहिबिशंस नहीं है। हम 1 टर्म, 2 टर्म, टर्म मीन्स होता है 5 ईयर्स, यानी हम लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल के लिए चाहें प्राइवेट कंपनीज के केस में अपॉइंट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज यानी लिस्टेड कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि लिस्टेड कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के केस में अगर हम एक इंडिविजुअल को एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो 1 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी 5 साल से ज़्यादा के लिए हम उसको एक बार में अपॉइंट नहीं कर सकते। हमें एक बार 1 टर्म अपॉइंट करने के बाद हमें कुछ गैप देना रहेगा और उसके बाद ही हम लोग उसको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली ये होता है हमारा, अगर हम एक ऑडिट फर्म को एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये रहेगा कि हम उसको 2 टर्म से ज़्यादा, यानी 10 साल कंटिन्यूसली हम लोग कंटिन्यूटिव 2 टर्म से ज़्यादा, 10 साल के लिए से ज़्यादा हम लोग उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा के लिए अगर हम उसको अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमें जो है 2, मतलब उसके जो टेन्योर्स हैं उनके बीच में गैप देना रहेगा, और इसके बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो मेरा जो वीडियो है इसमें मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के एक बहुत ही बेसिक और जो बेसिक पॉइंट्स थे, बहुत ही मोटे मोटे जो पॉइंट्स
पॉइंट्स थे उनको मैंने आज अपने वीडियो में कवर किया है। इसमें बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, मैं इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोग के सामने डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरह से अगर ऑडिटर्स की कैजुअल वैकेंसीज अराइज हो जाती है तो किस तरह से उसे फिल किया जाता है, या फिर ऑडिटर जो रोटेशनली रिटायर होते हैं उनके साथ किस तरह से डील करते हैं। ये सब जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ मैंने बेसिक जो है पॉइंट्स हैं वो सेक्शन 139 के आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियोस। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस वीडियो में डेफिनेटली मैं कुछ गेनफुल आप लोग के लिए लेकर आऊँगी और स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिलेटेड अदर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, अदर जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।